प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 9 की एसएसटी के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। और कक्षा 9 में अभी नया सिलेबस जो लागू किया गया है उसमें एसएसटी की एक बुक है जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, भारत के इतिहास के बारे में और भारत के उस दौर के समय जो विश्व है, संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो हमारे सिलेबस के अंदर जो दे रखा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो जो इसमें सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी क्रांति है? फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांस की क्रांति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जानकारी हासिल करेंगे कि वहां जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है वो किस वजह से हुई, वजह क्या रही है, वहां क्रांति क्यों की गई, इसके प्रमुख कारणों का हम अध्ययन करेंगे और उन सब वजहों के बारे में हम सही से जानकारी अर्जित करेंगे इस अध्याय के माध्यम से। देखो फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 14 जुलाई 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर क्रांति की गई थी। और ये जो क्रांति की गई थी, जो कि फ्रांस का एक शहर है यानी उसकी राजधानी है पेरिस। कहां पे की गई थी? ये पेरिस के अंदर। फ्रांस का एक शहर है पेरिस, वहां ये क्रांति की गई थी 1789 के अंदर। और ये किसके खिलाफ की गई थी? वहां का जो राजा था, राजा जिसे सम्राट भी कह सकते हैं, राजा सम्राट जो शासक है वो लुई 16वां था। लुई 16वां वहां शासन कर रहा था। उस समय 14 जुलाई 1789 तक के समय तक वो शासन कर रहा था लुई 16वां। और इसका जो शासन था वो अत्याचारी था, ये एक निरंकुश राजा था। निरंकुश का तात्पर्य होता है जिसपे किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो और अपनी मनमर्जी से अपने शासन को चलाने वाला शासक। ठीक है, तो इसी तरीके का ये शासक था अपनी मनमर्जी से, और इतना विलासी था इसको जनता से कोई लेना देना नहीं था। इस तरह से शासन कर रहा था, आए दिन नए नए कर लगाता था, अपनी सुरा और सुंदरी के अंदर ही क्या कर रहा था, मदमस्त रहता था। संपूर्ण पैसा उसी के अंदर जनता पे कर लगा लगा के और उसी के अंदर ये व्यय कर देता और जनता की किसी प्रकार की ये सुरक्षा नहीं कर रहा था। तो इस तरीके की इनकी ऐसी प्रवृत्तियों के खिलाफ वहां की जनता बिल्कुल बेहद ही क्या हो गई थी, गरीब हो गई थी। इस वजह से इसकी खिलाफत वहां की जनता करने लगी और इसके खिलाफ 14 जुलाई 1789 को एक फ्रांस के अंदर क्या कर दी जाती है, क्रांति, यानी इसकी बगावत कर दी जाती है। क्रांति का मतलब होता है बगावत करना। और बगावत जो की गई थी उसमें सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए, एक जगह एकत्रित हुए। और वो कहां पे हुए? पेरिस के अंदर। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी थी, वहां एकत्रित हो जाते हैं सभी लोग और वहां से ये क्रांति का बिगुल बजाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और ये पूर्वी भारत की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे पेरिस नगर जो है वो किस ओर, पेरिस नगर की ओर ये हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और ये पूर्वी भारत की ओर क्या करने लग जाते हैं, प्रस्थान। और बास्टिल किले की जेल को तोड़ डाला, मतलब यहाँ भारत में भाग, जो पूर्वी भाग है पेरिस का जो पूर्वी भाग है इस ओर ये क्या प्रस्थान कर जाते हैं। तो हजारों की संख्या के अंदर लोग। और वहां एक दुर्ग था, जो दुर्ग था उसका नाम था बास्टिल का दुर्ग। और ये बास्टिल का जो दुर्ग था एक घृणा का प्रतीक था। बास्टिल का दुर्ग किसका प्रतीक था? घृणा का प्रतीक। ओरिजिन घृणा का प्रतीक होने का कारण क्या था? क्योंकि वहां कौन रहता था? लुई 16वां रहता था और ये अत्याचारी विलासी शासक था। इसकी खिलाफत जनता के द्वारा की जा रही थी। इस वजह से इस बास्टिल के दुर्ग को क्या कर दिया जाता है? तहस, यानी इसको क्या कर दिया जाता है? ढा दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है वहां की जनता के द्वारा। और वहां जो है उनकी जो संख्या थी, यानी क्रांतिकारियों की संख्या थी और इसके जो राजा के जो अंगरक्षक थे बहुत ही कम थे। और जब इतना वहां
खतरनाक तरीके से लोगों का हुजूम देख के राजा वहां से क्या कर जाता है, उस दुर्ग से फरार हो जाता है, यानी उस दुर्ग से वो भाग जाता है। और इस जब ऐसी घटनाएं होती तो इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष भी हुए थे। यानी पेरिस और पेरिस के आसपास के जो क्षेत्र देहाती का मतलब होता है गांव, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी क्या हो रहे थे, संघर्ष हो रहे थे। यानी जो कुलीन वर्ग की धीरे धीरे लोग क्या करने लगे थे, खिलाफत करने लग जाते हैं। कुलीन वर्ग की खिलाफत लोगों के द्वारा की जाती है कि कुलीन वर्ग के जो लोग हैं वो निरंकुश होते हैं और वो निरंकुशता बस क्या करते हैं, जनता पे अपनी मन मर्जी के कर थोपते हैं, जनता को प्रत्येक तरीके से क्या करते हैं, परेशान करते हैं। इस तरीके की उनकी क्या है, ये घटनाएं हो रही थी और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत इस वजह से की जाती है। अब इसका विस्तार से हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। अब 18वीं सदी के अंदर फ्रांसीसी समाज क्या था, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इसका खंड है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि 18वीं सदी जब प्रारंभ होती उस समय फ्रांस का समाज कैसा था। अब पढ़ते हैं सन 1774 1774 के अंदर, सन 1774 में वहां पे जो शासक था वो था बुर्बो वंश। कौन सा वंश का शासन था वहां पे, बुर्बो वंश। बुर्बो वंश वहां पे क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। बुर्बो वंश ने वहां पे शासन किया था और लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी का अंतिम शासक, यानी लुई 16वां वहां बुर्बो वंश से संबंधित लुई 16वां गद्दी पे आसीन होता है। गद्दी वो जानवर नहीं, गद्दी मतलब एक शासक को क्या है कि सम्राट बनाया जाता है, जो शासनाधिकारी होता है वो राजगद्दी पे बैठता है, ठीक है। तो लुई 16वां उस गद्दी पे आसीन होता है, वहां का ये शासक बनता है सन 1774 में। किस वंश से संबंधित था, ये बुर्बो वंश से संबंधित था। और इसका जो विवाह है, हम किसके बारे में पढ़ने, लुई 16वां के बारे में। जो लुई 16वां का जो विवाह है वो कहाँ की राजकुमारी से होता है, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी है वो है एंटोइनेट के साथ में इसका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, उससे ये शादी कर लेता है इस राजकुमारी से। यानी ये राजकुमारी कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और एंटोइनेट से इसका विवाह हो जाता है। इसका लुई 16वां का, जो कि बुर्बो वंश से संबंधित था, ठीक है। राज्यारोहण के समय उसका राजकोष क्या हो जाता है, खाली। मतलब जब ये राजा बनता है और लुई 16वां उस समय राजकोष बिल्कुल क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, बिल्कुल समाप्त सा हो जाता है। फिर ये जब खाली हो जाता है तो ये जनता पे अनेक प्रकार के इसके द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, कर थोप दिए जाते हैं। और धीरे धीरे लुई 16वें ने क्या किया, अपने उस राजकोष को भरने के लिए अमेरिका के, यानी अमेरिका पे किसका अधिकार था, फ्रांस का। तो 13 उपनिवेश, अमेरिका के 13 उपनिवेशों पे क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। राजा के नेतृत्व के अंदर क्या किया जाता है, अमेरिका के 13 उपनिवेशों पे अधिकार कर लिया जाता है फ्रांस के, लुई 16वें के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे, इस युद्ध के चलते समय ब्रिटेन के आजाद कराने पे, मतलब ब्रिटेन वहां क्या करता है, इसको आजाद करवा देता है अमेरिका को, ठीक है। और उसमें फ्रांस पर 10 अरब रेलवे से भी अधिक कर्ज और जुड़ गया था। मतलब ये इतना विलासी था कि इतना इनकम होते हुए भी क्या है, इतनी अपनी विलासिता पे इतना पैसा खर्च किया कि इस पे कितना पैसा हो गया था कर्ज के रूप में, 10 लीरवे, ये मुद्रा का नाम है वहां की, 10 लीरवे, इतना पैसा इस पे क्या हो जाता है,
जो कर्ज के रूप में इस पे बढ़ जाता है। अधिक कर्ज जुड़ गया, ठीक है, 10 अरब, सॉरी 10 अरब इस पे कर्जा बढ़ जाता है फ्रांस पे, ठीक है। और उस समय इसके द्वारा क्या किया जाता है, सेना के रख रखाव, राज दरबार इत्यादि के लिए क्या करता है, सरकारी कार्यालय विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार को किसकी जरूरत पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है। अब जब वो धन की आवश्यकता पड़ रही तो एक राजा धन की डिमांड कहां से पूरी करता है, अपनी प्रजा से पूरी करता है, जनता से भी पूरी करता है, और उसके माध्यम से राजा उस धन की डिमांड पूरी करके अपने उस राज्य की रक्षा, उस राज्य के जो राजस्व है उसको एकत्रित करने लगे जाता है, ठीक है। और उसी समय वहां पे जो है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एसेट्स में विभाजित था। 18वीं सदी में फ्रांस 3 एसेट्स में, 3 एसेट्स के अंदर ये क्या है, विभाजित था, ठीक है। और एसेट्स के लोग जनसाधारण के ही, जनसाधारण के एसेट्स के जो लोग हैं इसके अंदर जनसाधारण, जनसामान्य लोग ही हुआ करते थे, और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता था, कर अदायगी की जाती है, यानी कर अदा किया जाता है, यानी कर दिया जाता था इन लोगों के द्वारा, ठीक है। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को, और ये सब कुछ किसकी व्यवस्था को दर्शाता है, वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है, जिसमें पहले आते हैं कुलीन, तो वर्ग व्यवस्था, ये एसेट्स 3 एसेट्स थे जिसके अंदर ये वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। एस्टेट्स किसके बारे में बता रहा है, ये वर्ग व्यवस्था को, वर्ग व्यवस्था का ज्ञान करवाते हैं। और वर्ग व्यवस्था के अंदर जो 3 वर्ग हैं, 3 एसेट्स ये बनाए गए जो वर्ग हैं, वर्ग के अंदर पहला वर्ग हुआ करता था कुलीन वर्ग, जिसमें राजा और क्या कहते हैं, सामंत इत्यादि लोग इसके अंदर सम्मिलित हुआ करते थे। फिर है दूसरा मध्यम वर्ग, जिसमें पादरी, ठीक है, और इसके राजा के जो अनुयायी है वो लोग, इसके अंदर पढ़े लिखे लोग, वकील वगैरह इसके अंतर्गत हुआ करते। तीसरा होता था बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, ठीक है। अब निम्न वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों के अंतर्गत आते थे खेतीहर वर्ग से संबंधित। तो इस वर्ग के लोगों को क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था, कर अदायगी, यानी कर देने का काम किसके द्वारा किया जाता था, निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा ही कर अदायगी की जाती थी राजा को, सबसे ज्यादा कर इनसे वसूला जाता था, ठीक है। प्रथम 2 एसेट्स जो कुलीन वर्ग, ठीक है, प्रथम 2 एसेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग से संबंधित हो गए, लेकिन जो तीसरा जो वर्ग है, तीसरा जो एसेट्स है उसमें निम्न वर्ग के लोग क्या होते थे, सम्मिलित हुआ करते थे, और इन्हीं से ही क्या करते थे, कर वगैरह वसूले जाते थे, ठीक है। लेकिन चर्च में किसानों को करों का एक हिस्सा देना पड़ता था। अब चर्च भी उस समय हुआ करते थे, चर्च जो कि धर्म का प्रतीक हुआ करते थे, और चर्च के अंदर किसान जो कर देते थे उसे कहते थे टाइड, उसे क्या कहते थे, टाइड नाम का इनसे क्या है, कर वसूला किया जाता, जिसे कहते थे धार्मिक कर। ये क्या हो गया, धार्मिक कर की अदायगी इनके द्वारा की जाती थी। चर्च के लोगों, चर्च के अंदर कौन होते थे, पादरियों को ये कर अदायगी की जाती थी किसानों के द्वारा। एक कर होता था जिसे कहते थे टाइड, इसे प्रत्यक्ष कर कह सकते हैं। दूसरा कर होता था टाइड, और इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष कर होता था, ये धार्मिक कर होता था, ठीक है। ये प्रत्यक्ष कर की अदायगी की जाती थी। इस प्रत्यक्ष कर में अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर जिसमें नमक कर, तंबाकू कर इत्यादि कर क्या है उस समय लगाए जाते। इस तरीके से कर की अदायगी की जाती थी। किस तरीके से लुई 16वें का अपने शासन के समय
अपना विलासीपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, उसकी शानो शौकत के अंदर किस तरीके से पैसा पाया जाता था, किस तरीके से कर वसूली की जाती थी, इस तरीके से वहां पे ये संपूर्ण अव्यवस्थाओं के खिलाफ तब जाके वहां की जनता ने क्या की, इसकी खिलाफत की और खिलाफत करके वहां किस तरह से शासन व्यवस्था को संभाला गया था। ठीक है, तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की ये व्यवस्थाएं प्रचलित थी, जिसका हमने अध्ययन किया सामान्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, और जो इसका बाकी का जो बचा हुआ जो खंड है उसके बारे में हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।